वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। हम वेबिनार अभी शुरुआत करने जा रहे हैं अगले 5 मिनट में। आप सभी का आज के वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। वेबिनार के संबंध में हम आपकी भागीदारी देखकर हार्दिक प्रसन्न हैं। आज का वेबिनार NEGD एंड माईगव के सहयोग से आयोजित किया गया है। हमारे आज के वेबिनार का विषय है GST पोर्टल में। आप सभी का आज के वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। सामान्य करदाता के और संबंध में डीलर हम का आपकी पंजीकरण। भागीदारी देखकर हार्दिक प्रसन्न हैं। आज का वेबिनार वेबिनार की अवधि 1 घंटा निर्धारित की गई है, सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसमें से सेशन हमारे की आज के अवधि वेबिनार 45 का मिनट विषय है और GST पोर्टल में 15 मिनट प्रश्नों के लिए रखे गए हैं, जिनका उत्तर डीलर का सेशन के एंड में दिया जाएगा। भागीदारी देखकर हार्दिक प्रसन्न है। आपकी स्क्रीन पर वेबिनार 2 फंक्शंस दिए गए हैं। पहला चैट बॉक्स आयोजित किया गया है। आप किसी भी तकनीकी समस्या के लिए चैट बॉक्स में लिख सकते हैं GST पोर्टल में और वेबिनार के संबंध में प्रश्नों का Q&A बॉक्स में लिख सकते हैं। के एंड में दिया जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर सेशन के एंड में दिए जाएंगे। 2 फंक्शंस दिए गए हैं। पहला मैं श्री पंकज आयोजित किया गया है, जी से आग्रह करती हूँ इस वेबिनार के वक्ता गणों का परिचय कराएं। वेबिनार के संबंध में प्रश्नों का नमस्कार मित्रों, Q&A बॉक्स में टैक्स नेटवर्क द्वारा लिख सकते हैं और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन डिजिटल इंडिया इन प्रश्नों के और माई उत्तर पोर्टल के सौजन्य सेशन के एंड में दिए जाएंगे। सेमिनार में मैं पंकज अरोड़ा आप सभी दर्शक प्रतिभागियों का मैं श्री पंकज मित्रों, जैसा कि आप जी सब से जानते हैं, आग्रह करती 1 हूँ जुलाई 2017 से इस वेबिनार के वक्ता केंद्र गणों का व राज्य स्तर पर वसूले जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समेकित करके एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर की अवधारणा को साकार करते हुए अब भूतपूर्व कर सुधार GST लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत पूर्व में विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के लिए पंजीकृत करदाताओं के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के नवीन करदाताओं को
जीएसटी पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना अनिवार्य है। साथ ही लघु व मध्यम श्रेणियों के व्यापारियों के लिए जीएसटी में सरल कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान किया गया है। हमारे दर्शकों को इस बारे में आवश्यक जानकारी देने तथा जीएसटी पोर्टल पर उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जो शंकाएं हैं वह उनको व्यावहारिक कठिनाइयों के चर्चा के लिए हमारे पास यहाँ पर एक्सपर्ट पैनल में 3 वक्तागण श्री राजीव अग्रवाल, श्री प्रवीण कुमार व श्री विशाल प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। श्री राजीव अग्रवाल भारतीय राजस्व सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर जीएसटी नेटवर्क में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है राजीव जी। हमारे दूसरे वक्ता श्री प्रवीण कुमार बिहार वाणिज्य कर विभाग में डिप्टी कमिश्नर के रूप में सेवारत थे तथा वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर जीएसटी नेटवर्क में सहायक उपाध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है प्रवीण जी। हमारे तीसरे एक्सपर्ट श्री विशाल प्रताप सिंह भारतीय राजस्व सेवा के 2008 बैच के अधिकारी हैं तथा वर्तमान में केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड में जीएसटी पॉलिसी में कार्यरत हैं। आपका स्वागत है विशाल जी। इसी के साथ मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने विद्वान वक्तागणों को ये माइक देता हूँ। धन्यवाद। मित्रों, आपका आज इस वेबिनार में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम पूरे वेबिनार में 2 टॉपिक कवर करना चाहेंगे। एक तो रजिस्ट्रेशन क्या है और कंपोजिशन स्कीम क्या है, और हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है और क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो शुरुआत हम आपको एक जीएसटीएन के बारे में कह के शुरू करेंगे कि जीएसटीएन की स्थापना सरकार ने की थी एज ए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ताकि एक स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आ सके जो कि इंडिपेंडेंट हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हो। उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो 70 से 80 लाख टैक्स पेयर उसमें रजिस्टर कर सकें, अपनी इनवॉइसेस को अपलोड कर सकें और टैक्स ऑफिसर्स उसके में काम कर सकें। तो जीएसटीएन एक नॉन फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट गैर सरकारी कंपनी है जिसका काम है कि वो एक आईटी सिस्टम बनाए जिसमें कि टैक्स पेयर अपने रजिस्ट्रेशन रिटर्न को फाइल कर सके। तो ये आप देखेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड प्रोसेस है। फ्रंट एंड प्रोसेस में आईजी या जीएसटी सेटलमेंट करना हो या क्रॉस क्रेडिट का यूटिलाइजेशन होना हो, होनी हो, वो जीएसटीएन उसको प्रोवाइड करेगा। तो जितने भी करदाता पूरे देश में हैं और वो अभी तक अलग अलग वेबसाइट पे जाते थे, अलग अलग प्रक्रिया पालन करते थे, वो अब एक यूनिफॉर्म प्रक्रिया का पालन करेंगे और उनको एक ही वेबसाइट और एक ही लिंक में आके अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना है। और उसके ऊपर जो भी काम करदाता टैक्स ऑफिशियल करेंगे वो बैक एंड प्रोसेस कहलाएगा। आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर जो है वो जीएसटी पोर्टल पे आएगा और वो अपने जीएसटी एप्लीकेशन में अपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेगा, तो कि हम लोग एपीआई इंटरफेस के द्वारा स्टेट ऑफिशियल्स को भेजेंगे और स्टेट ऑफिशियल्स के द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो वापस करदाता को दी जाएगी ताकि करदाता उस पे अपना जवाब दे सके। इसके अलावा हमारा नेटवर्क जो है वो बैंकों के साथ जुड़ा है ताकि जो भी करदाता अपनी पेमेंट करते हैं वो पेमेंट उनके क्रेडिट लेजर में अपडेट किया जा सके। इसके अलावा जो भी डाटा वो पैन का डाटा देते हैं या आईसी कोड का डाटा देते हैं वो हम वेरियस अकाउंटिंग अथॉरिटीज के साथ उसको हम लोग
We're receiving many texts saying there is an audio problem. Is it with everybody? Give us a minute only. We are just sorting it out. We're receiving many texts saying there is an audio problem. Is it with everybody? Now you do a test. Have a test it. Sir, please. तो इसमें जो करदाता अपनी इंफॉर्मेशन देंगे उस इंफॉर्मेशन को हम अकाउंटिंग एजेंसीज और सीबीडीटी के डाटाबेस से साथ वेरीफाई करेंगे और ताकि जो भी इंफॉर्मेशन और जानकारी दी जा रही है वो प्रॉपर हो। और हम लोग बैंक के नेटवर्क के साथ भी जुड़ेंगे ताकि जो भी करदाता अपना कर अदा करता है वो कर वापस उसके क्रेडिट लेजर में आ सके, कैश लेजर में आ सके और जिसका इस्तेमाल करने में कर सके। तो आपकी स्क्रीन में अब जो दिखाई दे रहा है ये वो स्टेट्स हैं जिनको हम मॉडल 1 स्टेट्स कहते हैं। इनमें और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइजेस वो खुद जीएसटीएन एक तरह सारे करदाताओं को बैक एंड प्रोसेस जीएसटीएन बना रहा है। तो ये एक जीएसटीएन के बारे में था। अब हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें से जो मुख्य बातें जो आ रही हैं वो ये है कि आपको जैसे पता है कि एक इंटरफेस सारे राज्यों के लिए होने वाला है और प्रोसेसिंग के लिए 3 कॉमन वर्किंग डेज लगेंगे और जो भी करदाता है उसको इंस्टेंट अपडेट मिलेगा एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा। जो भी ट्रांजैक्शन इस पोर्टल पे होगा वो ट्रांजैक्शन जो है वो सिक्योर ट्रांजैक्शन होगा और 100% ट्रांसपेरेंसी होगी कि करदाता जब भी उसको भर देता है अपनी जानकारी को तो उस जानकारी को वो जब चाहे ट्रैक कर सकता है, उसको वो देख सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है और कैसे कराना है। तो जो भी जैसा कि जीएसटी सिस्टम में जीएसटी लॉ में प्रोवाइड किया गया है कि रजिस्ट्रेशन आपका पैन बेस्ड होना है, तो आपके लिए पैन नंबर होना सबसे इम्पोर्टेंट है और जो भी आपको नंबर मिलेगा वो GSTIN कहलाएगा जीएसटी रिजीम में। इसके अलावा ये आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो स्टेट स्पेसिफिक होगा, मतलब कि आपको हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप देखें तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ GSTIN 15 डिजिट का है जिसमें कि शुरू के 2 डिजिट स्टेट के कोड है, उसके बाद 10 डिजिट आपका पैन नंबर होगा, 13 और 14वां एक अल्फा न्यूमेरिक डिजिट है और 15वां एक चेकसम डिजिट होगा। तो ये आपका GSTIN का स्ट्रक्चर है। अब रजिस्ट्रेशन लेने से क्या फायदा है? करदाता एक लीगली रिकॉग्नाइज हो जाता है, वो इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट प्राप्त कर सकता है और अपने बायर को
इनपुट क्रेडिट पास ऑन भी कर सकता है। इससे वो प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकता है और जीएसटी रिजीम में अपनी कंप्लायंस को, जो भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनको वो पूरी कर सकता है। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो इस बारे में चर्चा करें कि किन व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन लेना है और नमस्कार। बोलो। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो सबसे सामान्य जो वर्ग है वो है जो कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेगा, और इसके लिए जो सीमा है, जितनी छूट है वो 20 लाख होगा। वो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर वो चाहे पास ऑन करना है अपने कंज्यूमर को या अपने कस्टमर को, तो वो वारंटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। कुछ ऐसे सप्लायर हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, जैसे कि जो लोग इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, या जो लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन लेने हैं जिनको सिर्फ वो कोई सप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ सामान खरीद रहे हैं जिस It पर appears कि there is some उनको problem with रिफंड the मिल रहा voice है। again. जैसे कुछ We're just holding the session for a minute only. बॉडीज Please be होती हैं, patient. एम्बेसीज होती हैं, We are working on the audio. और कुछ और डिपार्टमेंट नोटिफाई हो सकता है, जैसे जो सीएसटी कैंटीन्स होती हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन लेंगे वो सिर्फ रिफंड के लिए लेंगे। कुछ लोग होंगे जो कि रिवर्स चार्ज में, मतलब ये है कि वो सर्विस या गुड्स रिसीव कर रहे हैं, वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको उनको रिवर्स चार्ज में उनकी लायबिलिटी सकती है, और उस केस में उनको भी लेना होगा, और सप्लायर के लिए तो लेना We're ही trying to होगा। solve the voice problem. और कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, If any one of you is able to hear इस the तरह की voice कई clearly, कैटेगरीज please हैं message. जिनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा।
Please bear with us for the audio problem. We are just fixing it out. कुछ तकनीकी कारणों के कारण मित्रों, कुछ तकनीकी कारणों से हमारा ये प्रसारण थोड़ी देर के लिए अभी प्रभावित हुआ है। हम जल्दी ही इसको जल्दी ही ठीक कर देंगे। कृपया आप हमारे साथ रहिए।
में लगा ना नहीं Thank you for your patience. We guys have joined back. Just testing the audio once again. Okay, it seems to be perfect now, so we will be resuming the session once again. स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर करना है। उधर स्क्रीन शेयर सर ने लगाया एसडी में भाई छोड़ दो तो मित्रों, आपका स्वागत है। कुछ तकनीकी खराबियों के कारण हमें ये प्रेजेंटेशन कुछ देर के लिए रुकना पड़ा था, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आगे अब हम लोग अभी तक हमने ये कवर किया कि रजिस्ट्रेशन किसको लेना है और उससे उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। इसमें जो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 20 लाख की लिमिट दी हुई है टर्नओवर की, वो 10 लाख रुपए है कुछ राज्यों के लिए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों के लिए जो आप देख रहे हैं, इनमें जो एनुअल टर्नओवर की रिपोर्ट जो है टर्नओवर की जो लिमिट है वो 10 लाख है और बाकी राज्यों में वो 20 लाख की है। तो जैसा कि आपको बताया जा रहा था, सिंह साहब बता रहे थे कि रजिस्ट्रेशन अगर आपकी लायबिलिटी 1 अप्रैल को आती है तो आपको 30 अप्रैल तक अपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल देनी है। हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताएं। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किन्हें लेना है और किस परिस्थिति में उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। धन्यवाद सर। सामान्यतः एक स्टेट में, एक राज्य में आपको एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलाउ किए गए हैं। जैसे एक स्थिति हो सकती है जबकि आपका एक बिजनेस वर्टिकल अलग अलग हो, आप ऐसी चीज़ों में डील कर रहे हों, जैसे आईटीसी कंपनी है, आईटीसी सिगरेट भी बनाती है, वो ट्रीज गुड्स बनाती हैं, बिस्किट्स बनाते हैं। तो इनको, चूँकि इनका जो काम करना है, जो इनके जो बिजनेस का जो कस्टमर्स हैं वो अलग हैं, तो अलग अलग उनका रिस्क है, अलग अलग बिजनेस रिलेटेड उनके अलग अलग रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए उनको अलाउ किया गया है कि वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन एक ही स्टेट में ले सकते हैं, अलग अलग बिजनेस वर्टिकल के नाम। इसी तरह से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ऐसा हो सकता है कि किसी एक कंपनी का एक यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हो और दूसरा जो है उसके बाहर हो, डीटीए में हो, नॉर्मल जगह हो। तो ऐसा बनाया गया, ऐसा बोला गया है कि आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन होगा और नॉर्मल जो आपका एरिया है जिसको डीटीए बोला जाता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन वो अलग होगा। तो ये जो है सिचुएशन जो है आपको अलग रजिस्ट्रेशन के लिए है, जो एक स्टेशन में हो सकता है। इसके अलावा मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके कोई और प्रेमाइसेस हैं जिसमें कि आप कोई बिजनेस करते हैं और उसी राज्य में हैं, तो आप उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के तौर पे उसको घोषित कर सकते हैं। इसमें मित्रों, मेरा नाम प्रवीण है। मैं आपको इसे एक फैक्ट से इसमें ऐड करना चाहता हूं जो सिंह साहब ने बताया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, अगर वो अलग अलग अकाउंट्स किसी बिजनेस का मेंटेन करते हैं तो वो उनका एक सेपरेट वर्टिकल, बिजनेस वर्टिकल माना जाएगा। आप जीएसटी एक्ट में जो हमारा सेक्शन 2 है उसका सब सेक्शन 18 में मल्टीपल वर्टिकल्स का डिटेल में डिफिनीशन है, उसको भी रिफर कर सकते हैं। और इसमें मुख्य जो आवश्यकता ये है कि उनका बिजनेस बिल्कुल ही अलग होना चाहिए और मल्टीपल वर्टिकल्स का रजिस्ट्रेशन
का कंसेप्ट जो हमारे पुराने वैट एक्ट में जैसे राज्य में था और आज जीएसटी में है, उसमें भिन्नता है। तो इस परिस्थिति पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसमें एक और बात मैं रिफर करना चाहूँगा कि जैसे सिंह साहब ने बताया आपको कि एसीजेड यूनिट्स हैं जिनका या फिर एसीजेड डेवलपर्स हैं, तो इनको एक अलग वर्टिकल माना गया है। उसी तरह से आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी अलग वर्टिकल के रूप में रजिस्ट्रेशन लेने की बाध्यता है। तो ये सब इसलिए किया गया है कि इसमें किसी तरह का कोई, चूंकि रिटर्न्स इनके डिफरेंट प्रिस्क्राइब्ड हैं, आईएसडी में आपको अलग रिटर्न फाइल करना है, तो इस तरह की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा इसमें जीएसटी एक्ट में प्रावधान किया गया है। सर आप आगे कंटिन्यू करें। तो इस बात को अब हम आगे बढ़ाते हुए ये अब आपको कोर और नॉन कोर फील्ड के बारे में बताना चाहेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में आप जो भी अपना इंफॉर्मेशन देते हैं वो नियम के अनुसार 2 भागों में बटा हुआ है। एक वो कोर फील्ड कहलाता है, जैसे कि आपका लीगल नेम ऑफ बिजनेस हुआ, या आपका एडिशन या डिलीशन हो रहा है स्टेक होल्डर्स का, या आपका प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो ये आपकी कोर फील्ड है। तो इसमें अगर आप कोई भी परिवर्तन करते हैं तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और ये टैक्स ऑफिशियल के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन में अगर आप चेंज करते हैं तो वो नॉन कोर फील्ड कहलाता है, और वो स्वतः ही जैसे ही आप अमेंडमेंट फाइल करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें अमेंडमेंट हो जाएगा। तो आपको जब भी रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको www.gst.gov.in पे आना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अब हम ब्रीफली आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताएंगे, तो मैं अपने साथी से अनुरोध करता हूं कि वो कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताएं। कंपोजिशन स्कीम, ये जो लोग वेट वगैरह में रजिस्टर्ड थे वो इसको जानते होंगे। ये बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको अपने टर्नओवर के आधार पर आपको टैक्स देना होता है, और इसमें ये होता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने इनपुट्स पर नहीं मिलता है, आप ले नहीं सकते हैं, और आप जो सप्लाई कर रहे हो अपने कस्टमर को वो भी आपके सप्लाई के आधार पर, आपके इनवॉइस के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता है। तो ये बेसिकली छोटे ट्रेडर्स के लिए है, और इसमें जीएसटी लॉ में ये प्रावधान दिया गया है, ये जिनके टर्नओवर एनुअल टर्नओवर 50 लाख से कम होगा उसके लिए है, और जिसको 75 लाख किन्हीं परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा सकता है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पर। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो टर्नओवर होगा उसका एक परसेंटेज होगा, उसमें आपको टैक्स देना है। तो ये 3 कैटेगरी है कंपोजिशन डीलर्स के लिए। एक तो वो है जो कि मैन्युफैक्चरर्स होंगे, जो कि कोई गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को जो टैक्स देना है वो टोटल 2% देना है, 1% सीजीएसटी में देना है और 1% एसजीएसटी में देना है। और मैन्युफैक्चरिंग जो लोग कर रहे हैं उनका एक लिस्ट भी गवर्नमेंट निकाल चुकी है, और आगे भी उसमें परिवर्तन हो सकता है। उसमें वो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो कि इस कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग सर्विसेज में सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस को ये सुविधा प्रदान की गई है, और उनको 5% टोटल टैक्स देना है, 2.5% एसजीएसटी देना होगा, 2.5% सीजीएसटी देना होगा, और बाकी जो बचे मतलब जो ट्रेडर्स हैं उनको आधा % उनको टैक्स देना होगा। और ये जो स्कीम है वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो कि इंटर स्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व नहीं है, जिनकी सप्लाई किसी दूसरे स्टेट में नहीं जा रही होगी वही कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सप्लाई दूसरे स्टेट में जा रही है। और इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैं जैसा सर ने बताया 2-3 बातें मैं इसमें और भी ऐड करना चाहूँगा कि कंपोजिशन स्कीम कैजुअल टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है, और इसमें
नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर भी इस दायरे में नहीं आते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जो ऑनलाइन डेटा रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी इस दायरे से बाहर है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की क्या प्रक्रिया होगी हमारे पोर्टल पे, वो हम आपको भी बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप नए निबंधन के लिए आवेदन देना चाह रहे हैं और हमारे पोर्टल पे आ रहे हैं, तो उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी है। प्री रिक्विजिट्स इसलिए कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जो आपके पास हमेशा तैयार आना चाहिए। रेडीनेस में इसको रखिए। और हमने डिटेल में इस बात को पोर्टल पे भी बताया है सभी करदाताओं के लिए, जो भी नए करदाता हैं या जो एप्लीकेंट है आवेदन करता है। इसमें जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड जो साक्ष्य हैं, इसमें उनका या तो पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए या जेपीईजी में होना चाहिए, और उनके साइज का विस्तृत ब्यौरा साइट पे उपलब्ध है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड अगर साक्ष्य है तो 1 MB तक कर सकते हैं। इसमें कुछ विसंगति हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है जो कि दूर की जा रही है। जैसे कि लीज डीड में 200 KB लिखा गया है, जिससे कुछ हमारे करदाताओं को परेशानी हो रही है, इसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। फोटोग्राफ्स 100 KB है। ऑथराइज सिग्नेटरी का अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, या पावर ऑफ अटर्नी होना चाहिए, या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इशू करते हैं, उसके लिए हम लोग 1 MB का साइज निर्धारित किए हैं। ऑथराइज सिग्नेटरीज के फोटोग्राफ आप इसे अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप वेबकैम से भी खींच के इसे अपलोड कर सकते हैं, या इसे आप अपने डेस्कटॉप पे उपलब्ध रखें कि ताकि अपलोड करने में कोई कठिनाई ना हो। बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप कैंसिल्ड चेक, बैंक स्टेटमेंट या फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, कुछ भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट स्क्रीन पे आपसे राज्य और जिला के बारे में पूछा जाता है। ये राज्य को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग पूछते हैं। इसके बाद आपको पैन, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 3 मुख्य आवश्यकता है। ईमेल और मोबाइल नंबर को हम लोग 1 टाइम अलग अलग पासवर्ड से वेरीफाई करते हैं। तो वो जो तीनों जानकारियों को उपलब्ध कराने के बाद सिस्टम के द्वारा आपको एक TRN नंबर, टेम्पररी रेफरेंस नंबर दिया जाता है, जिसकी वैधता 15 दिन तक रहती है। ये TRN नंबर आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी उपलब्ध रहता है। और ये TRN नंबर आपको तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो जाए, ARN नहीं जनरेट हो जाए, और जब तक आपको GST नहीं प्राप्त हो जाए। GST प्राप्त होने के तक इस TRN को आपको सुरक्षित रखना है। इसके अतिरिक्त जब आप TRN नंबर लॉगिन करते हैं तो की प्रविष्टि करके और प्रोसीड बटन को दबाना होता है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक 1 टाइम आपको एक OTP जाता है, जिसे आपको स्क्रीन पर इंटर करना है। तो वो आपको डैशबोर्ड पे ले जाता है। डैशबोर्ड पे आप एक प्रविष्टि देखते हैं माई सेव्ड एप्लीकेशन की, और वो ड्राफ्ट की स्थिति में रहता है। उसे क्लिक कीजिएगा तो आप मेन पेज पर पहुंच जाएंगे, जो हमारा पार्ट बी है एप्लीकेशन का। और पार्ट बी में आपको सारी जानकारियां, जैसे बिजनेस डिटेल्स सबसे पहले आता है, जिसमें आपको बिजनेस से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करानी होती है। इसमें अगर आप कैजुअल टैक्स पेयर हैं तो आपको रेडियो बटन दिया गया है, कंपोजिट टैक्स पेयर हैं तो उसके लिए है। ये सारी जानकारियों को सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जैसे पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड, अगर आप कोई सोसाइटी, ट्रस्ट या एसोसिएशन से संबंधित हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। अगर आप प्रोप्राइटरी कंसर्न है तो आपको कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा।
और अगर आप कंपनी है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड करना होगा, जो एक पन्ने का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से निर्गत किया जाता है। जब हम इन जानकारियों को भर लें तो फिर दूसरे टैब पर हम जाते हैं, जिसे हम प्रोमोटर और पार्टनर डिटेल्स कहते हैं। प्रोमोटर एंड पार्टनर्स डिटेल्स में आपको उस व्यवसाय से संबंधित प्रोमोटर्स या पार्टनर्स का विवरण भरना है। इसमें आपको उनसे संबंधित उनका पहचान से संबंधित उनके फोटोग्राफ्स, उनके पता से संबंधित जानकारियों को उसमें डालना है। इसे डालने के उपरांत आप इस प्रोमोटर एंड पार्टनर टैब में अधिकतम 10 लोगों को डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, एसटीडी कोड, आइडेंटिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन में अगर वो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं कंपनी में तो उनको डिन नंबर देना है। अगर डायरेक्टर के अलावा अगर किसी कंपनी में जैसे अगर वो CFO हैं तो वहाँ पे उन्हें देना आवश्यक नहीं है। इसमें उनको ये भी बताना है कि वो भारत के नागरिक हैं या बाहर के हैं। अगर भारत के नागरिक हैं तो यहाँ का पता देना है, अगर बाहर के हैं तो उनका एड्रेस फील्ड चेंज हो जाता है, उस हिसाब से उनको विवरण भरना है। अगर कोई भी प्रमोटर या जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के आवेदन करता है और वो अपने आप को ऑथराइज सिग्नेटरी भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ एक बटन है, उसमें वो अपने आप को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑथराइज सिग्नेटरी का विवरण भी प्रोमोटर पार्टनर टैब जैसा ही है। उसमें सिर्फ यही एक उनको अंतर है कि उनमें से जो भी वो घोषित कर रहे हैं अपने ऑथराइज सिग्नेटरी के डिटेल्स को पोर्टल पे, तो उनको उनमें से एक प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करना है। जो भी प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी वो सेलेक्ट करेंगे उनके ईमेल और मोबाइल पर वो विवरण भेजा जाएगा। GST से संबंधित या सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो नोटिफिकेशंस या पासवर्ड वगैरह सारा कम्युनिकेट होगा उसी ईमेल और उसी मोबाइल नंबर पे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का ईमेल और मोबाइल नंबर अगर का ब्यौरा वेबसाइट पर डालते हैं तो इसे आप सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा आपको गुड्स और सर्विस के बारे में, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में की जानकारी देनी है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में व्यवसाय से संबंधित पता आपको उसमें भरना है, जिसमें 3 फील्ड्स मैंडेटरी हैं और ये व्यवसाय से संबंधित जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके पोसेशन के संबंधित या ऑनरशिप से संबंधित आपको एक साक्ष्य उसमें दाखिल करना होगा। जो साक्ष्य प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से संबंधित है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्युनिसिपल रेंट रिसीट या कोई भी दस्तावेज, उसकी एक विस्तृत सूची उपलब्ध है और ये वेबसाइट पर भी डाली गई है कि आपको आप क्या क्या दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के साक्ष्य के बतौर। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किसी भी राज्य में आपका एक ही है होगा, इस बात को नोट कर लें। और जो भी राज्य के लिए आपने आवेदन दिया है ये बाय डिफॉल्ट उसी राज्य का पता उसमें भरा हुआ आता है, तो ये इस बात को आपको नोट कर लेना है। दूसरी इसमें बात ये है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको कोई भी साक्ष्य दाखिल नहीं करना है और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप अधिकतम 9,999 तक भर सकते हैं। और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपके उसी राज्य में अवस्थित होना चाहिए। सो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा गुड्स कमोडिटीज से रिलेटेड एक टैब है जिसमें आपको अपने व्यवसाय से संबंधित 5 गुड्स और या 5 सर्विसेज, अगर दोनों है तो दोनों दे दें, ये विवरण आपको दाखिल करना है। ये ड्रॉप डाउन है और आपको सर्च फैसिलिटी दी गई है ताकि आप सही HSN कोड सेलेक्ट करके उसमें डाल सकें। बैंक अकाउंट डिटेल्स में बैंक अकाउंट का नंबर, अकाउंट का टाइप, IFSC कोड और जो बैंक अकाउंट से संबंधित साक्ष्य है वो आपको अपलोड करने होंगे। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक फील्ड है जो कि राज्य से संबंधित अगर कोई अतिरिक्त जानकारी है
तो आप दे सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल टैक्स का नंबर दे सकते हैं, या आप उसमें लेबर डिपार्टमेंट में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में निबंधित हैं तो उसका ब्यौरा आप दे सकते हैं। ये राज्य से संबंधित है, ये नॉन मैंडेटरी है। अगर आपके पास उपलब्ध हो सूचना तभी इसको भरें, अदरवाइज आप नहीं भी भर सकते हैं। अंतिम में वेरिफिकेशन टैब है। इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। एक तो ये है कि अगर जो कंपनी या फॉरेन LLPs या LLPs हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इनका रजिस्ट्रेशन है, तो उनको DSC से ही वे अपना आवेदन भर सकते हैं। उनके लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अनिवार्य है, क्लास 2 लेवल। इसके बाद दूसरा आता है कि अगर आपने अपना आधार का ब्यौरा दिया है तो आप E-साइन भी कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन EVC है, जो कि सर्वसुलभ है और आसान भी है और ये यूज़र फ्रेंडली भी है। इस EVC के अंतर्गत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाता है सिस्टम के द्वारा। आपको उस पासवर्ड की प्रविष्टि करनी है और सबमिट कर देना है, तो इससे आपका एप्लीकेशन सबमिट माना जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको एक स्क्रीन पर मैसेज आता है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और हमारा जो सिस्टम है GST सिस्टम, ये आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों को एक बार वैलिडेट करता है। और ये वैलिडेशन में इस वैलिडेशन की प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट समय लगते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अगर विलम्ब हो रहा है तो आपको 15 से 20 मिनट के बाद ARN सिस्टम से भेजा जाएगा। अगर कोई इशू है तो वैलिडेशन एरर आपको पॉइंटेड आपको मेल बताया जाएगा कि इस त्रुटि के कारण आपका एप्लीकेशन नहीं सबमिट हो रहा है, तो उसको एक बार चेक कर लें। एक बार फिर आपको इस बात की ओर हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। मेरा निवेदन है कि आप जब भी पैन से रिलेटेड जब भी इधर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमारे GST पोर्टल पे 25 जून से चालू हुई। इसमें बहुत सारे हमारे हेल्प डेस्क को और ये मिला कि ARN उन्हें बहुत विलम्ब से प्राप्त हो रहा है और वैलिडेशन एरर का स्क्रीन पे उनको मैसेज जा रहा है। जब हम लोगों ने इस बात को देखा तो देखा कि जो पैन से संबंधित नाम है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि पाई गई। आधार में जो नाम आपका अंकित है और आपने जो डाला है या जो भी करदाता प्रविष्टि किए हैं उसमें थोड़ा सा गैप था। और इसके अतिरिक्त डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस फील्ड में कहीं कुछ ब्लैंक छोड़ देना या कॉमा, तो इस तरह की छोटी छोटी त्रुटियों के कारण सिस्टम से वैलिडेशन में दिक्कतें आई हैं। उसके बाद उनका निराकरण करा के उनका ARN बाद में जनरेट हुआ है। इस ARN जनरेट होने के बाद ARN का जो स्ट्रक्चर है ये 15 डिजिट का होता है। शुरू के 2 लेटर अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके बाद स्टेट कोड है, इसके बाद जिस महीने में ARN जनरेट हो रहा है, उसके बाद वर्ष है, और फिर सिस्टम जनरेटेड रनिंग सीरियल नंबर है, और लास्ट का जो डिजिट है वो चेकसम डिजिट है कि कोई गलत ARN इस्तेमाल नहीं करे। ये सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। जब आपको ARN प्राप्त हो जाता है, ARN प्राप्त होने के बाद 3 कॉमन वर्किंग डे के अंतर्गत आपको निबंधन मिलना है। और जिस डेट को आपका ARN जनरेट हुआ है, जिस डेट को आपने अपना आवेदन दाखिल किया है वेब पोर्टल पर, उस दिन को छोड़कर अगले दिन से 3 दिन की गिनती शुरू होती है और ये वर्किंग डे होना चाहिए। तो इसमें 3 दिन के अंतर्गत आपको या तो GST नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, या फिर जिस पदाधिकारी को भी ये एप्लीकेशन जाएगा वो अगर उस पर कुछ वेरिफिकेशन के क्रम में कोई क्लैरिफिकेशन आपसे लेना चाहे तो उसकी नोटिस आपको प्राप्त होगी आपके मेल पर। तो अगर नोटिस आपको प्राप्त होती है तो आपको फिर उसके पे जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है। और आपको TRN नंबर से जाना है और लॉगिन करके सर्विसेज पे क्लिक करके सर्च ARN फैसिलिटी है उस पे क्लिक करके आपको वहाँ देखना है कि क्या नोटिस आया है, और वहीं पे आपको शोकॉज नोटिस का जो नंबर है उसको डाल के आपको अपना जवाब दे देना है। ये प्रक्रिया है। 7 दिन के बाद 7 दिन का समय है इसमें आपको, और पदाधिकारी के लिए भी 7 दिन का समय है।
कुछ इसमें कंडीशंस हैं। अगर 7 दिन में कोई भी जवाब नहीं प्राप्त होता है तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। अगर पदाधिकारी 7 दिन तक नहीं कोई कार्रवाई करते हैं तो वो आपका डीम्ड अप्रूवल होगा। अब मैं राजीव सर से अनुरोध करूंगा कि तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इसमें प्रक्रिया है, और हमने जैसे देखा है कि आपको एक पैन नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, जिसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस में नंबर मिलेगा। डेफिशिएंसी में कुछ क्वेश्चन सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू किए जा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो लॉ में प्रोवाइड की गई है वो GSTN में दिया गया है। 7 दिन के अंदर आपको अपने जवाब देना है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी वेबसाइट पे, अपनी GST पोर्टल पे दी हुई है। तो अब हम कुछ सवाल जो पूछे गए थे उसका जवाब देने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आपको ये बात बता दें कि अगर आप चाहें तो अपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि सर्विसेज मीनू के अंदर आप रजिस्ट्रेशन में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाएं और वहाँ पे अपनी डाटा को भरें, ARN नंबर डालें तो आपको स्टेटस भी नज़र आ जाएगा। इसके अलावा कुछ जैसे कि पेमेंट के बारे में है, रिटर्न्स के बारे में है, तो आपको पता होगा कि कुछ रिटर्न्स आपको फाइल करने हैं। GSTR1 आपको 10 तारीख तक फाइल करना है, GSTR2A आपको 10 तारीख के बाद तक फाइल करना है। आप फाइलिंग करना चाहें तो आप अपने GST पोर्टल के द्वारा भी कर सकते हैं, ऑफलाइन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो थर्ड पार्टी टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक हम ऑफलाइन यूटिलिटी की प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि टैक्स पेयर को अवेलेबल होगा, जिसका इस्तेमाल करके वो 19,000 लाइन आइटम्स तक को अपलोड कर सकता है। वो चाहे तो रोज का रोज भी उसको अपलोड कर सकता है, चाहे तो कहते हैं महीने के आखिरी में भी उसको वो अपलोड कर सकता है। तो इसके बारे में यूज़र मैनुअल और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सारी सुविधाएं हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जैसे कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, हमने एक हेल्प डेस्क बनाई है जिसका नंबर है 0120488899, जिसका इस्तेमाल करके आप उसमें फ़ोन कर सकते हैं, और या आप ईमेल के द्वारा अपने वेबसाइट पे भी इसको कर सकते हैं। तो अब प्रवीण, कुछ सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत मटेरियल है, इसको हम लोग कवर करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहला सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि SEZ के लिए क्या, अगर मेरे 4 SEZ हैं तो क्या उनको हमें अलग अलग करने की ज़रूरत है, रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, या हमारा एक ही रजिस्ट्रेशन से उसका काम हमारा हो जाएगा? सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देखना है कि SEZ यूनिट अगर एक लोकेशन पर है और उनका बिजनेस वर्टिकल एक है तो फिर उनको एक ही SEZ यूनिट के तहत निबंधन लेना है, सेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो SEZ अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग भारत परमिशन लिए हैं भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय से, तो फिर उनको उस अलग अलग उद्देश्य के लिए उनको अलग अलग वर्टिकल्स में नंबर लेने पड़ेंगे, और उनका अगर SEZ यूनिट अलग अलग, SEZ एरिया भी अलग अलग। अच्छा, कुछ सवाल ये पूछा जा रहा है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें सिंह साहब। कंपोजिशन स्कीम के बारे में कंपोजिशन स्कीम के बारे में जो सवाल है उसका जो लबोलुआब ये है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस तरह के प्रोडक्ट्स पर लगेगा। तो इसमें हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें कि कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए अलाउ नहीं किया गया है, और वो आपको cbc.gov.in पे अवेलेबल है। आप वहाँ नोटिफिकेशन में जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सिर्फ जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये उसी के लिए अवेलेबल है। और इसमें कंपोजिशन स्कीम में 3 तरह की चीज़ें हैं। पहला तो वो है कंपोजिशन स्कीम जो कि
अभी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो या वैट में रजिस्टर्ड हैं, और वो नए सिस्टम में मतलब जीएसटी में माइग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया गया है कि आपको 30 दिन के अंदर कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना है, और जो 30 दिन का जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होगा अपॉइंटेड डे से। तो मतलब सर हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं कि आपने जैसा बताया ये 30 दिन हमको 25 जून से लेना पड़ेगा। नहीं, 22 जून से, सॉरी हाँ 22 जून को जो है 22 जून को रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन स्कीम से जो रिलेटेड जो प्रोविजन है ये इसको नोटिफाई किया गया है। तो आपको 21 जुलाई तक आपको अपना बता देना है कि आप कंपोजिशन स्कीम में आप ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे जो कंपोजिशन स्कीम का जो रूल है दैट इज रूल 3, उसमें आप एक फॉर्म है और उसका जो सब रूल 1 है, रूल 3 का जो पहला जो रूल है सब रूल है, उसमें जो ए है सो 3(1)A ये बेसिकली ऐसे लोगों के लिए है जो कि माइग्रेट कर रहे हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि आपको 30 दिन के अंदर आपको कंपोजिशन आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं या आप बता दीजिए। फिर दूसरा आता है कि जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनको जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो उसी समय जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि क्या आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप वहीं पे आप बता देंगे कि मैं लेना चाहता हूं, तो आपको ये जो कंपोजिशन स्कीम के जो आपको इंटीमेशन देना है तो दैट विल बी कि वो हो जाएगा कि आपने इंटीमेशन दे दिया और आपको उसी समय से आपको मिल जाएगा। जो और आपको मिलेगा, मिलने का जो डेट होगा कंपोजिशन स्कीम, अगर मान लीजिए कि आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और आपने 30 दिन के अंदर ले लिया, आपकी लायबिलिटी किसी दिन आती है 1 अप्रैल को आती है और 30 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आप पे जो कंपोजिशन स्कीम को आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको 1 अप्रैल से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब एक सवाल प्रवीण जी आपसे है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में आप हमें बताइए कि मैंने जब एप्लीकेशन करने की कोशिश की, एक सवाल पूछ रहे हैं तो वो मेरा एप्लीकेशन चल नहीं पाया, उसका क्या कारण? सर ये बड़ा ही आपने अच्छा प्रश्न किया है सर, और ये क्वेश्चंस बहुत लोगों से भी आ रहे हैं, हमारे हेल्प डेस्क में भी आ रहे हैं सर। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी हमारे सिस्टम पे आते हैं, मेरे पोर्टल पर आते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने इसे बता रखा है कि आपका सिस्टम क्या कॉम्पेटेबल होना चाहिए। सर इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। जैसे कुछ लोगों का की शिकायतें आई थी कि एक्सप्लोरर पर ये नहीं चल रहा है या फिर गूगल क्रोम पे नहीं चल रहा है, तो ये सारा विवरण जो है हमने अपने वेबसाइट पर दे रखा है, और वहाँ सिस्टम रिक्वायरमेंट वेब पोर्टल पर जहाँ हेल्प है उसमें दिया हुआ है। आप जितने भी नए आवेदन करता हैं या जो भी मेरे पोर्टल पर आते हैं वेबसाइट के लिए, तो वहाँ से जाकर वो देख लें कि ये किस किस ऑप्शंस में सिस्टम क्या उनका सिस्टम से रिलेटेड उनकी क्या आवश्यकता होनी है, वो वहाँ विवरण दिया हुआ है। तो सिंह साहब आप ये बताएं, एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि मेरी नॉर्मली टर्नओवर जो है 20 लाख से नीचे है, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा? क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ, अगर वो सर्विसेज टैक्सेबल है, अगर वो जीएसटी के दायरे में है, तो इसका मतलब कि 20 लाख आप बोल रहे हैं कि किसी दूसरी, जैसे आप कुछ बेच रहे हैं, जैसे आप मिठाई बेच रहे हैं, तो मिठाई बेचने से आपको जो आमदनी हो रही है वो मान लीजिए 15 लाख है, और आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, और वहाँ से आपको 6 लाख की इनकम मिल रही है, तो कुल मिला के वो 21 लाख हो जाता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा और उस पर टैक्स पेमेंट करना होगा। और मान लीजिए वो 21 लाख से कम पड़ता है, मान लीजिए मैं 3-4 एक्टिविटीज करता हूँ, हाँ। और वो 20 लाख से कम उसकी लिमिट आती, तो क्या तब भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं, अगर आप अगर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में नहीं जा रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जो कि लेटेस्ट से कि वो इंटर स्टेट है, ठीक है, आप जो माल बेच रहे हैं वो किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो उस केस में अगर आपका 20 लाख से कम टर्नओवर है, इसके बावजूद आपको टैक्स के लिए देना होगा और टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और मान लीजिए इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है तब? अब वो निर्भर करता है, जैसे ऐसा हो सकता है कि आपको रिवर्स चार्ज में आपकी कोई लायबिलिटी आ रही हो, मतलब कि आप रेसिपिएंट हैं सब,
आप रेसिपिएंट हैं, आप कुछ आइटम खरीद रहे हैं, चाहे वो सर्विस हो सकता है या कोई गुड्स हो सकता है, आप उसको खरीद रहे हैं, लेकिन आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो 20 लाख से नीचे है, ठीक है। लेकिन रिवर्स चार्ज में प्रोवाइड, उसमें बताया गया है कि अगर आप रिवर्स चार्ज में, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपकी जो टर्नओवर है 20 लाख है, उससे कम है या ज्यादा है, ये मैटर नहीं करता है। आप रिवर्स चार्ज में आपकी जो भी लायबिलिटी होगी उसको आपको डिस्चार्ज करना ही होगा, उसका टर्नओवर से कोई संबंध नहीं है। अच्छा प्रवीण जी, एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर एग्जिस्टिंग डीलर अगर वो माइग्रेट नहीं करता है 1 जुलाई तक, तो क्या होगा? सर ये प्रश्न आया है सर अभी, और जो हमारा जीएसटी एक्ट है उसमें सेक्शन 139 जो ट्रांजिशन से रिलेटेड प्रोविजन है, उसमें सर इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि, और रूल में भी सर जो माइग्रेशन से संबंधित रूल है कि 3 महीने का विंडो उनको दिया गया है। तो अगर वो 1 जुलाई को नहीं भी आते हैं तो उनको 3 महीने तक का समय है, और ये 3 महीने का समय उनको 22 जून से, जैसा कि सिंह साहब ने बताया, 22 जून को हमारे जो भी उससे संबंधित धाराएं हैं हमारे एक्ट की, जीएसटी एक्ट की, उस दिन से वो एक्टिवेट की गई हैं। तो उनको 22 जून से सर 3 महीने का विंडो है, 3 महीने में वो आ जाएं और हमारे पोर्टल पर इनरोल करें या एक्टिवेट करें जो भी उनको जीएसटी और पासवर्ड दिया गया है उससे, और अपना सारा कार्य करें। और अगर मान लीजिए कि वो करदाता 3 महीने के अंदर, जैसे कि आप 22 जून के बाद बता रहे हैं, वो माइग्रेट नहीं करता है तो क्या होगा? तो सर इसमें यही हो सकता है कि उनका निबंधन के कैंसिलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, और अच्छा। सर उनको नोटिस एक भेजा जाएगा और कैंसिल हो सकता है। विशाल जी, एक सवाल ये आया है कि मैं सर्विस टैक्स में तो रजिस्टर्ड था, मेरी टर्नओवर 12 लाख रुपए के करीब थी, तो और मैं माइग्रेट भी कर गया हूँ क्योंकि मुझे यूजर नेम पासवर्ड मिला, प्रोविजनल आईडी पासवर्ड मिला, तो अब जीएसटी रिजीम में मेरे लिए क्या प्रावधान है, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपकी हो सकता, आपने 12 लाख की इनकम होने के बावजूद आपने रजिस्ट्रेशन लिया, इसके क्यों? क्योंकि सर्विस टैक्स में जो थ्रेशोल्ड था, जो आपको जो इनकम एग्जेम्प्टेड थी वो 10 लाख थी, आपने माइग्रेट कर लिया, कोई बात नहीं है। आप कैंसिलेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं जीएसटी में, तो आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दें। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि धंधा मैं करता रहूँ, मैं चूंकि माइग्रेट कर चुका हूँ, तो क्या वो भी संभव है? अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारियां होंगी, मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, आप धंधा तो कर ही सकते हैं। आपकी जो टोटल टर्नओवर है वो अगर 20 लाख से कम है, तो आप रजिस्ट्रेशन जो आपका माइग्रेशन हो गया, आप उसके लिए कैंसिलेशन कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए आराम से। और आपका चूंकि 20 लाख से कम इनकम है, तो आप अपना धंधा वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई नहीं, मेरा सवाल, इनका सवाल उस संदर्भ में है कि मैं रजिस्ट्रेशन जारी रखूं, मतलब जैसे ये है कि मैं 20 लाख से कम है तो मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ बिना रजिस्ट्रेशन के भी। तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन रखूं और अपना बिजनेस भी करता हूं, तो मेरे ऊपर जीएसटी रिजीम की क्या जिम्मेदारी आती है? क्या मुझे कोई रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, या कुछ क्रेडिट लेना पड़ेगा, या क्रेडिट पास ऑन करना पड़ेगा? हाँ, अगर आपकी इनकम 20 लाख से कम है और आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो आपके ऊपर वो सारी जिम्मेदारियां लागू होंगी। आपको सारे टैक्स रिलेटेड जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा, जो एक नॉर्मल आदमी को करना पड़ता है। तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा, आपको समय से टैक्स पेमेंट करना होगा, और आपको बाकी सारी जो प्रावधान है वो सारे ऐसे ही लागू होंगे जैसा कि बाकी लोगों के लिए है। इसमें सर एक हम और प्रश्न मतलब पूछना चाहेंगे, या मतलब जानकारी उपलब्ध कराना चाहेंगे कि ये बहुत भ्रांति फैली हुई है कि मेरा अगर टर्नओवर वैट रेजिम में या सर्विस टैक्स रेजिम में 20 लाख या 10 लाख जो भी एप्लीकेबल हो जिस राज्य के लिए, उससे कम है, और चूंकि मैं जीएसटी में जा रहा हूं, तो शायद मैं निबंधन क्यों लूं और मैं क्यों काम करूं। तो जैसा कि जीएसटी एक्ट में ये स्पष्ट प्रावधानित है कि जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ उनका जो भी टर्नओवर रहा हो वैट में या सर्विस टैक्स में, उनको जीएसटी के अंतर्गत माइग्रेट तो करना ही है, पहली अनिवार्यता है। दूसरी बात इसमें यह है कि ठीक है,
अगर आप वैट में जो भी वस्तु का कारोबार करते थे और जीएसटी में वो वस्तु आपकी एग्जेम्प्ट हो गई है तो आपको तभी छूट है, अदरवाइज आपको निबंधित होना है जीएसटी में। अच्छा विशाल जी, ये बताइए कि रिवर्स चार्ज क्या है? रिवर्स चार्ज में क्या लायबिलिटी आती है? कोई एक आप उदाहरण दे सकते हैं कि रिवर्स चार्ज में किस तरह से ड्यूटी पेमेंट करना है या क्रेडिट लेना है, इनवॉइस कौन इशू करेगा, कुछ इसके बारे में जानकारी करदाता जानना चाहते हैं। रिवर्स चार्ज में जैसे कि जो बहुत ही सामान्य जो यूज़ की जो है जो एग्जांपल है वो मैं दे सकता हूँ। जैसे कि अगर कोई कंपनी है और वो एक एडवोकेट को हायर कर रही है, एक वकील को हायर कर रही है और उससे कुछ सर्विसेज ले रही है, कुछ कोर्ट का काम करा रही है, तो रिवर्स चार्ज में क्या होगा कि वो जो ऐसे तो नॉर्मली क्या है कि जो सप्लायर है जो सर्विस दे रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो एडवोकेट है वो सप्लायर है। सो एडवोकेट जो है, जो आपका जो वकील है वो आपको सप्लाई दे रहा है, आप उसको उस सर्विस को, उसकी एडवोकेट की सर्विस को आप रिसीव कर रहे हो। तो नॉर्मल सिचुएशन में जो वकील है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स का निर्वहन करे। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि जो आदमी रिसीव कर रहा है उसको, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो आप एक कंपनी हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन लो उसके लिए, और ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको वैसे भी आपको अपनी जो सप्लाई आप जो कर रहे हो उसके लिए ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड तो हो गई ही। तो इसीलिए क्या किया गया है कि आप जो है आपके ऊपर एक और लायबिलिटी क्रिएट कर दी गई है, क्योंकि जो आदमी जो सप्लाई कर रहा है हो सकता है कि वो इधर उधर बिखरा हो और आप तो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आप उस पर टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। तो आप रिवर्स चार्ज में क्या करते हैं, अगर वो आपको सप्लाई देता और आपको इनवॉइस इशू करता तो आप वैसे भी उसको टैक्स तो देते ही। तो ये प्रावधान बना दिया गया है कि आप खुद ही अपना टैक्स पेमेंट कर दीजिए। तो रिवर्स चार्ज में ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आप उसमें क्रेडिट का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा उसको कैश में ही देना होगा, और वो टैक्स पेमेंट करने के बाद आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन जब आप पेमेंट करेंगे तो हमेशा उसको आपको कैश में करना होगा। और एक और जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जीएसटी लॉ में बनाया गया है कि जो लोग भी रिवर्स चार्ज में पेमेंट करेंगे और उससे जो रिलेटेड जो प्रावधान है वो सेक्शन 9(3) है और सेक्शन 9(4) है, उसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि आपको जब रिवर्स चार्ज में जब आपको टैक्स पेमेंट करना है तो उसमें आपको जीएसटी के सारे प्रावधान लागू होंगे। और आप अगर इनवॉइस रूल में भी देखेंगे, इनवॉइस रिलेटेड जो जीएसटी में जो प्रावधान है वो बताते हैं कि आपको एक इनवॉइस इशू करना है जब आप सर्विसेज या गुड्स आप रिवर्स चार्ज में रिसीव कर रहे हैं और जिस पे आपकी लायबिलिटी है टैक्स पेमेंट करने की। ये मोटा मोटा जो है ये रिवर्स चार्ज के बारे में मैं आपको। अच्छा प्रवीण जी, ये बताइए, एक सवाल ये करदाता पूछ रहे हैं कि अगर मैं एग्जिस्टिंग टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं था, वैट में नहीं रजिस्टर्ड था, या वो 17 टैक्सेस में रजिस्टर्ड नहीं था जी, और मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सर जीएसटी अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी बनती है जीएसटी पे करने की, और अगर आप उस दायरे में आते हैं तो आपको बस मेरे पोर्टल पे आना है और रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करना है। अच्छा विशाल जी, एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं दिल्ली का करदाता हूँ, दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ और मैं यूपी में कोई माल सप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या मैं यूपी में माल सप्लाई करने के लिए क्या मुझे यूपी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लीजिए, और आप बेसिकली जो आप सप्लाई कर रहे हो वो इंटर स्टेट सप्लाई है। आप इनवॉइस इशू करोगे, उसमें आप आईजीएसटी चार्ज करोगे, और आपको सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आईजीएसटी चार्ज करेंगे। और आप गवर्नमेंट के आईजीएसटी जो है वो एक केंद्र सरकार का कानून है, आप उसमें आप पेमेंट करेंगे, और आपके रिसीवर जो है आपसे जो पा रहा है वो अगर वो बिजनेस है तो उसको क्रेडिट भी ले सकता है। तो आपको बिल्कुल जहां भी आप सप्लाई कर रहे हो उसमें जरूरत नहीं है, आप जहां से सप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। अच्छा विशाल जी, एक सवाल ये आ रहा है कि आईएसडी क्या है, और आईएसडी को क्या हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है?
IST बेसिकली होता क्या है कि सर्विसेज के केस में ऐसा होगा, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक मान लीजिए कि बैंक है, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसकी कई जगह ब्रांचेज हैं और हजारों इनफैक्ट होंगी। तो ये कुछ सर्विसेज ऐसी लेती हैं जो कि वो पूरे इंडिया में यूज कर सकती हैं। जैसे कि उन्होंने अपने पूरे सिस्टम का पूरे इंडिया में जो उनका IT नेटवर्क है उसके लिए कोई एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो जो सर्विसेज होंगी, चाहे वो हो सकता है कंप्यूटर का अपडेशन हो, सॉफ्टवेयर अपडेशन, ये सारी चीजें एक ही जगह से वो खरीदते हैं। और वो हो सकता है कि वो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस हो, किसी एक ऑफिस से वो कर सकते हैं। लेकिन उसका जो यूज होगा वो अलग अलग ब्रांचेज में होगा। अगर हम ऐसा कर दें कि ये जो सर्विसेज में ये दिक्कत ये है कि आप ये नहीं जानते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज हुई है, क्योंकि गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। जानते हैं कि गुड्स इस फैक्ट्री में जा रहा है या इस स्टेट में। एक प्रावधान अभी के सर्विस टैक्स लॉ में भी था और GST में भी इसको बनाए रखा गया है, जिसमें कि वो जो सर्विसेज ले रहे हैं उसका जो उन्होंने टैक्स पेमेंट किया है उसका क्रेडिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसके लिए उनको हर स्टेट में लेने की जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे वो सेंट्रलाइज सर्विस ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि SBI जितने भी अपने सर्विसेज ले रही है जो कि अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग स्टेट्स में उनको यूज कर रही है, वो मान लीजिए कि सिर्फ 2 जगह ले रही है, अपने मुंबई हेडक्वार्टर ब्रांच से ले रही है और मान लीजिए कि कलकत्ता ब्रांच से ले रही है, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है IST के लिए वो सिर्फ 2 जगह के लेने की जरूरत है, मुंबई में और कलकत्ता में। और वहां से वो पूरे इंडिया में वो चाहे तो जो क्रेडिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। उसको हर स्टेट में लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही लेने की जरूरत है जहां पे वो सर्विसेज जो कि सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो जहां से कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन इशू होगा, तो क्या उसका डोर टू डोर इंस्पेक्शन भी होगा? करदाता ये जानना चाह रहे हैं कि आप सरकारी ऑफिशियल आके हमारा चेक भी करेंगे? नहीं, आप देखेंगे तो इसमें ये प्रोवाइड किया गया। पहली बात तो अभी तक के जो सेंट्रल एक्साइज और वैट में भी ये प्रोविजंस थे, आपको रजिस्ट्रेशन देने के पहले आपका प्रीमाइस का फिजिकल वेरिफिकेशन होता था। लेकिन GST में हम लोगों ने बहुत ही फिक्स टाइम दिया है, 3 दिन का वर्किंग डे का समय दिया हुआ जिसमें रजिस्ट्रेशन होना है। और उसके अंदर ये प्रोवाइड किया गया है कि आपका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन देने के पहले नहीं होगा। और किन्हीं कारणों से हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उससे ऐसा लगता है कि ये शायद कुछ हो सकता है आपने कुछ सही दिया हो लेकिन कुछ मिस्टेक्स वगैरह रह गई हो, एरर हो सकता है कि ऐसा लगे कि इसमें वेरिफिकेशन की जरूरत है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन देने के बाद ही किया जाएगा। लेकिन वो चुनिंदा केसों में किया जाएगा और वो हम लोग डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा कहीं कुछ गड़बड़ी की संभावना होगी तभी ऐसा किया जाएगा। नॉर्मल सिचुएशन में कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। अच्छा विशाल जी, ये बताइए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑफिस का जो ट्रांजैक्शन होगा वो कैसे होगा? मतलब उस पे भी क्या GST एप्लीकेबल है? अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर कोई सप्लाई हो रही है और वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, पहली बात तो आप देखेंगे कि वो एग्जेम्पशन में आ गया होगा। जितनी भी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट जो नॉर्मली देती है वो एग्जेम्पशन में है। और नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट को तभी टैक्सेबल बनाया जाता है जबकि वो ऐसी कोई सर्विस दे रही हो जिसमें उसका कॉम्पिटिटर कोई प्राइवेट सेक्टर का हो, ठीक है। अदरवाइज जो प्योर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो स्टैट्यूटरी सर्विसेज हैं, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है और इसमें भी किया गया है। अगर कोई कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, कोई जैसे कई ऐसे बॉडीज हैं, जैसे आप मान लीजिए कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं लेकिन एक्चुअली वो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को टैक्स देना होगा नॉर्मल। अच्छा ये बताइए प्रवीण जी, एक सवाल ये आया है कि इंश्योरेंस कंपनी है, उनकी कई ब्रांचेस होती हैं जी और उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो क्या हर ब्रांचेस का अलग अलग लेना पड़ेगा? कि मतलब मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसकी मान लीजिए 10,000 ब्रांचेस हैं,
कई स्टेट्स में है, तो क्या हर ब्रांचेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है? नहीं सर, ये हर ब्रांच के लिए अलग नहीं लेना है उन्हें, और वो उनका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। और ये लेकिन उनको हर राज्य में एक निबंधन रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो कॉमन है लगभग, तो हर राज्य में, तो वो हर राज्य में उनके लिए पहली अनिवार्यता है कि वो हर राज्य में उनके लिए निबंधन लेना होगा जहाँ पे भी उनका काम हो। और दूसरी अनिवार्यता यह है कि अगर उनके बहुत सारे ब्रांचेज हैं तो वो उसे अपने अतिरिक्त व्यवसाय स्थल के रूप में घोषित करें। अच्छा विशाल जी, एक सवाल ये आ रहा है कि मेरा बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें कि जीएसटी का रेट निल है, तो क्या मुझे भी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है? अगर आपका और इससे रिलेटेड एक और सवाल आता है कि मैं कोई लिकर बिजनेस में हूँ और लिकर सप्लाई करता हूँ, जैसे मान लीजिए जो कि मान लीजिए 2 करोड़ की सेल है मेरे लिकर की, और मैं कुछ और सप्लाई नहीं करता हूँ, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है? नहीं, जीएसटी लॉ में जो है जो सेक्शन आपका 23 है, वो उसने साफ साफ उसमें प्रोवाइड किया गया है कि अगर आप कोई ऐसा सामान बेच रहे हो या कोई आप सर्विस दे रहे हो जो कि पूरी तरह से टैक्सेबल नहीं है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, और एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि एग्जेम्प्ट का मतलब होता है जो उसको डिफाइन जो जीएसटी लॉ में किया गया है एग्जेम्प्ट को, वैसे किया गया है कि इसमें जो चीज़ जीएसटी के अंदर नहीं है वो भी एग्जेम्प्ट है, जो चीज़ें जीएसटी के अंदर हैं लेकिन वो निल रेट पे मतलब जीरो टैक्स रेट पे एप्लीकेबल हैं वो भी एग्जेम्प्टेड हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है बाई हम लोग नोटिफिकेशन इशू करते हैं, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। तो अगर आपकी सप्लाई जो भी आप गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो, अगर वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टैक्स पेमेंट तो करने का सवाल ही नहीं उठता है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, आपके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। लेकिन यदि आप कुछ एग्जेम्प्टेड भी कर रहे हो, जैसे कि आप जो है लिकर जो है वो जीएसटी लॉ में नहीं है, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लेकिन आपकी अगेन मैं बताना चाहूँगा कि आपको मान लीजिए कि आपका कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपने कॉमर्शियल रेंटिंग के लिए दे दिया है, तो उस केस में ये चीज़ अप्लाई नहीं होगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि आपको जो टर्नओवर आपकी देखी जाएगी वो टोटल देखी जाएगी, मतलब दैट वो जो है आपका जो टैक्सेबल है वो भी उसमें होगा, शामिल होगा, और जो नॉन टैक्सेबल है जो एग्जेम्प्ट है वो भी शामिल होगा, और उस आधार पे आपको देखना होगा। तो हो सकता है कि आपका जो टैक्सेबल जो वैल्यू है जो जिस पर कि टैक्स लगता है वो 20 लाख से कम हो, लेकिन अगर आपका टोटल टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, और आपको जो टैक्सेबल जो वैल्यू है, जो लेटर से कि आप जो है 5 लाख का ही रेंटिंग का इनकम हो रहा है तो आपको 5 लाख पे टैक्स देना होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल प्रवीण जी जो आया है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या हमें पहले कैसे अब रजिस्ट्रेशन होगा, क्या हमें पहले उसमें सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता थी, और अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें फिर से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या हम माइग्रेट नहीं कर सके, हमें क्या करना चाहिए इस केस में? नहीं सर, इसमें बहुत ही सिंपल और सरल प्रावधान ये है सर कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आप जीएसटी रेजिम में है, और अगर आप पे कर दायित्व बनता है, कर लायबिलिटी बनती है जीएसटी के अंतर्गत, तो आप आइए और पोर्टल पे आकर अपना निबंधन के लिए आवेदन दीजिए। इसमें सर एक और भी भ्रांति है लोगों में कि जैसे पुराने एक्ट से जो माइग्रेट हुए हैं और उसमें अगर वो कंपोजिशन में थे और बहुत तरह के सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे, तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि हम क्या जीएसटी में हमको वो सारी सुविधाएं कंटिन्यूड रहेंगी। तो जहाँ तक कंपोजिशन का बात है, इस मामले में हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि कंपोजिशन का प्रावधान वैट लॉ में या सेंट्रल एक्साइज में या सर्विस टैक्स में अलग अलग कंडीशंस पर था, जीएसटी में ये बिल्कुल अलग है। तो आपका माइग्रेशन नॉर्मल टैक्स पेयर के रूप में होगा, और यहाँ पे जो भी कंपोजिशन के लिए शर्तें विहित हैं हमारे एक्ट में सेक्शन 10 में, तो उसके तहत आपको कंपोजिशन की सुविधा देय होगी। तो अच्छा दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि हमने जो चर्चा की और जो आपको बताया वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी यूज़फुल होगा। मैं विशाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपने नॉर्थ ब्लॉक से सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम से यहाँ आए
और प्रवीण जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो भी उन्होंने पूरे प्रश्नों का जवाब दिया। प्रवीण जी बहुत बिजी रहते हैं। इसके अलावा हमारी बैक एंड टीम जो है मिस्टर पाटिल, भगवान पाटिल की और पंकज अरोड़ा की, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं मिस्टर राव और उसकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रदान की। अब मैं वापस श्री पंकज अरोड़ा को आगे के बारे में बताने के लिए बताता हूं। इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि अगले वीक में हम लोग एक और वेबिनार करेंगे। वो वेबिनार ऑफलाइन यूटिलिटी के बारे में होगा, जो कि शशि जो यहाँ पे जीएसटीएन में है और श्री भगवान पाटिल, वो दोनों इस वेबिनार को, शशि भूषण सिंह जी और भगवान पाटिल इस वेबिनार को कंडक्ट करेंगे। तो अगले सप्ताह आपको फिर से कुछ नई जानकारी दी जाएगी। पंकज जी, अब आपके पास। धन्यवाद राजीव जी। आप सभी वक्तागणों का, क्योंकि आप लोगों ने निश्चित रूप से इस जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन और की प्रक्रिया है उससे संबंधित जो भी टैक्स पेयर के मन में जो डाउट थे उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। इस प्रयास के लिए, सफल प्रयास के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को जो पूरे धैर्यपूर्वक जिन्होंने इस सेशन को सुना, और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से उनके मन में जो विचार होंगे, जो जिस तरह के डाउट्स होंगे जीएसटी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से संबंधित, हम उस प्रयास को, वो डाउट्स को क्लियर करने में, इस प्रयास में हम कुछ हद तक सफल जरूर हुए होंगे। हाँ, बीच में कुछ तकनीकी खराबी थी जिसके लिए हमें खेद है। और मैं इसके साथ ही मिस्टर राव जो डिजिटल इंडिया NEGD टीम और के लीडर और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में माईगॉव अथॉरिटीज CEO तथा उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस GSTN की इस प्रस्तुति को के माईगॉव पोर्टल के लाइव स्ट्रीमिंग में पूरा सहयोग और सपोर्ट किया है। आप सबका धन्यवाद मित्रों, और निश्चित रूप से हम जल्दी ही अपने नेक्स्ट GST के ऊपर नेक्स्ट टॉक शो के साथ हम जल्दी ही हाजिर होंगे। धन्यवाद आप सबका। हम आशा करते हैं कि आज का वेबिनार आपके लिए उपयोगी रहा। आज के वेबिनार के वक्तागणों को हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। निरंतर लर्निंग के लिए हम इस प्रकार के वेबिनार निरंतर आयोजित करते रहेंगे। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको lms.negd.in एंड kms.negd.in पे उपलब्ध है। You may go and search for the videos and the PPTs there on lms.negd.in and on kms.negd.in. आपका दिन शुभ रहे।